हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मशीन लर्निंग का एक वीडियो। और इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट में हम कार्स के प्राइस का प्रेडिक्शन करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली एक डेटा सेट होगा और उस डेटा सेट के अंदर हमारे पास कार्स का डेटा होगा, मतलब कि कार्स के फीचर्स होंगे और उन फीचर्स के बेसिस पे हम एक मॉडल बनाएंगे, मशीन लर्निंग का मॉडल बनाएंगे और वो मॉडल हमें फीचर्स के अकॉर्डिंग कार्स का जो प्राइस है वो प्रेडिक्ट करके देगा। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना जो डेटा सेट है उसको डाउनलोड करते हैं। तो डेटा सेट के लिए यहाँ पे मैं kaggle.com पे आ चुका हूँ और यहाँ पे डेटा सेट के अंदर यहाँ पे मैंने ये कार्स प्राइस प्रेडिक्शन का डेटा सेट यहाँ पे जो है वो सर्च किया है। इस डेटा सेट का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इस डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा ये डेटा सेट है यहाँ पे जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेटा सेट को, तो यहाँ पे हमारी जो जिप फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँगा और यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है, जो डेटा सेट है, ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। तो यहाँ पे एक तो ब्रांड्स है, उसके बाद प्राइस है, फिर बॉडी टाइप है, उसके बाद माइलेज है। तो यहाँ पे माइलेज का मतलब कि वो कार कितने माइल्स चल चुकी है। ठीक है, माइलेज का मतलब ये नहीं, अगर किसी कार की माइलेज 277 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 लीटर में 277 की माइल्स चलेगी या किलोमीटर चलेगी। ठीक है, इतनी किसी कार की भी माइलेज नहीं होती। तो यहाँ पे माइलेज का मतलब ये है कि वो कार कितने माइल्स या कितने किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, ये उसका इंजन टाइप है, इंजन वर्जन है कार का। उसके बाद उसके इंजन का टाइप है कि वो पेट्रोल पे है कार, डीजल पे है या फिर गैस पे है। ठीक है जी। उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन है कि वो रजिस्टर कार है या नहीं। ठीक है, बीच में नो भी है कहीं पे। तो और उस कार का रजिस्ट्रेशन ईयर है कि वो किस ईयर में रजिस्टर हुई है कार, और उसका मॉडल है। ठीक है, कौन सा मॉडल है कार का, ये ब्रांड है, ये मॉडल है। तो ये हमारा डेटा सेट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब चलिए इसको हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसमें इसको सेव कर देते हैं। उसमें भी मैंने कोई चेंज, इसलिए इसको सेव नहीं करते क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज तो किया नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ पावरशेल को ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा जुपिटर नोटबुक। ठीक है, जुपिटर नोटबुक को यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे डेस्कटॉप के ऊपर ही। तो यहाँ पे ये हमारा जो डेटा सेट है ये है। ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये कुछ ऐसा जुपिटर नोटबुक के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमें इसको पांडास के थ्रू रीड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पाइथन 3 पे क्लिक करके एक न्यू जो वर्कशीट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे रीनेम कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कार प्राइस प्रिडिक्शन, कार प्राइस प्रिडिक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे रीनेम पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे अब हम अपना जो कोड है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फ़ाइल को रीड करना पड़ेगा। जो CSV फाइल हमने यहाँ पे डाउनलोड की है केगल से, तो हमें उसको रीड करना पड़ेगा। तो उसको रीड करने के लिए यहाँ पे हम पांडास का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट पांडास एज PD। ठीक है, और जो अदर लाइब्रेरीज हैं वो भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। एक तो मैं सीबॉर्न को इंपोर्ट करूँगा, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एक तो मैं यहाँ पे सीबॉर्न को इंपोर्ट करूँगा क्योंकि सीबॉर्न को हम डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो उसको भी मैं यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे हम अभी के लिए इतनी जो लाइब्रेरीज हैं इनको ही यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो इसको मैं सेल को
रन करूँगा तो यहाँ पे हमारी जो लाइब्रेरीज हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद अब हम यहाँ पे अपने डेटा सेट को रीड करेंगे। तो डेटा सेट को रीड करने के लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा df और यहाँ पे मैं लिखूँगा pd.read_csv। ठीक है, तो ये पांडास के अंदर मेथड होता है pd.read_csv फाइल को रीड करने के लिए। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइल का नेम है उसको यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा फाइल के नेम को, इसने सिलेक्ट ही कर लिया इसको। ठीक है, इसको कॉपी किया, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा df.head। तो ये जो हैं pd.read_csv और df.head, ठीक है, ये जो .head है ये हमारी पांडास की कमांड है। तो अगर आपको पांडास नहीं आती तो मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मैंने क्रैश कोर्सेज करके एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक दिया है, उसके अंदर मैंने पांडास की 1 आवर की वीडियो बनाई हुई है। उसमें अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको पांडास का अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि पांडास में हम जो बेसिक फंक्शन है वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ये हमारे पास डेटा सेट है, जो हमारा डेटा सेट है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, .head क्या करता है, जो फर्स्ट 5 लाइन्स होती हैं वो डेटा सेट की यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवा देता है। मैं पांडास में डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसलिए मैं आपको जल्दी थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ कि कोई भी जो ये फंक्शन है .head फंक्शन ये क्या काम करता है। तो ये हमारे पास डेटा सेट हमारा जो आ चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम अपने डेटा सेट को एनालाइज करेंगे कि हमारे डेटा सेट में जो डेटा है वो कैसे है। ठीक है, मतलब कि जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो डेटा की क्वालिटी है वो कैसी है। तो उसके लिए लेट्स से यहाँ पे अगर मैं लेट्स से हमारे पास यहाँ पे ईयर्स में डेटा है, तो लेट्स से अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं ईयर कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा df.year डॉट यहाँ पे लिखूँगा मैं यूनिक। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए जितने भी ईयर्स हैं हमारे पास उनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब हमारे पास 1991 है, 1999 है, 2003, 7, 11, 16, ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ हैं हमारे ईयर कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास डेटा 1969 भी है, विच इज़ जो कि काफ़ी पहले का डेटा है। तो मैं ये देखना चाहूँगा आगे चल के कि इस ईयर में जो गाड़ी है वो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। और ऐसे ही अगर मैं मॉडल डेटा को देखना चाहूँ, मॉडल कॉलम को देखना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा df.model और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूनिक। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो मॉडल्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं, मॉडल्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं, ये तो काफ़ी मॉडल्स हैं। तो हम इसमें एक काम करेंगे, हम सिर्फ ब्रांड के जो हमारा ब्रांड कॉलम है हम ब्रांड कॉलम को कंसीडर करेंगे और ब्रांड कॉलम के अकॉर्डिंग ही हम जो कार्स के प्राइस हैं उनको प्रेडिक्ट करेंगे। मॉडल की हमें आई थिंक ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास मॉडल्स हैं। अगर मैं मॉडल्स का वैल्यू काउंट देखूं, मॉडल्स डॉट अगर मैं यहाँ पे लिखूं वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, तो इसने हमें एरर दे दिया, नो एट्रीब्यूट वैल्यू काउंट। तो यहाँ पे वैल्यू काउंट्स आएगा। ठीक है, df डॉट मॉडल डॉट वैल्यू काउंट्स। तो यहाँ पे ये हमारे पास मॉडल्स के काउंट आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 320 जो है टोटल मॉडल्स हैं 320। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे मॉडल हमारा जो कॉलम है उसका यूज़ हम नहीं करेंगे, तो हम इसको डिलीट कर देंगे अपने डेटा सेट से। तो किसी भी कॉलम को अगर डेटा सेट से डिलीट करना हो तो यहाँ पे मैं लिखूँगा df डॉट और यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप फंक्शन होता है एक पांडास के अंदर। ठीक है, यहाँ तो ड्रॉप फंक्शन के थ्रू हम मॉडल्स को या फिर कॉलम्स को या फिर रोज़ को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ड्रॉप और यहाँ पे लिखूँगा मॉडल का नेम और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सिस इज इक्वल टू 1। तो एक्सिस 1 का मतलब
एक्सिस 1 का मतलब क्या होता है कि हम किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता तो 0 का मतलब क्या होता, रो होता, लेकिन मॉडल हमारे कॉलम का नेम है तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सिस इक्वल टू 1 और इसको परमानेंटली सेव करने के लिए चेंज को यहाँ पे मैं लिखूँगा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब कि जो हमारा मॉडल कॉलम है वो परमानेंटली हमारे डेटा सेट से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब अगर इसको लिखूँ df.head और इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए अभी हमारे डेटा सेट से मॉडल जो कॉलम है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो हम मॉडल का यूज़ नहीं करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि कहीं हमारे कॉलम कहीं हमारे डेटा सेट के अंदर कहीं पे नल वैल्यूज़ तो नहीं है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा df डॉट और यहाँ पे मैं लिखूँगा इज नल करके हमारे पास एक फंक्शन होता है जो बताता है कि हमारे डेटा सेट में कहाँ पे नल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इज नल डॉट सम। तो ये हमारा जो डॉट सम फंक्शन है वो हमें बता देगा कि कौन कौन से कॉलम में कितनी कितनी नल वैल्यूज़ हैं। तो ये देखिए प्राइस में 172 नल वैल्यूज़ हैं, उसके बाद इंजन वी में भी 150 जो है वो नल वैल्यूज़ हैं। और जो बाकी की कॉलम है लेट्स से ब्रांड है, बॉडी है, माइलेज है, इंजन टाइप 0 है, रजिस्ट्रेशन है, ईयर है, तो इसके अंदर कहीं पे भी इन कॉलम्स के अंदर नल वैल्यूज़ नहीं है। नल वैल्यूज़ सिर्फ हमारी प्राइस और इंजन वी के अंदर हैं। तो ये भी इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे प्राइस के अंदर 172 है और इंजन वी के अंदर 150 है। अगर मैं अपने पूरे डेटा सेट को देखूं तो हमारे डेटा सेट के अंदर लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूं df.info, ठीक है, df.info, तो यहाँ पे हमारे डेटा सेट के अंदर आप देख सकते हो 4344 एंट्रीज़ हैं, मतलब कि रोज़ हैं। तो अगर इतनी सारी रोज़ में अगर मैं इन रोज़ को डिलीट भी कर दूं तो हमारे डेटा सेट पे कुछ इतना ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे डेटा सेट में जो एंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो नल वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ इतनी ही हैं। अब लेट्स से अगर नल वैल्यूज़ 500 होती या फिर 1000 के करीब होती तो अगर मैं उन सारी रोज़ को डिलीट कर देता तब हमारे डेटा सेट की जो डेटा लॉस है वो ज़्यादा होता। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी ही हमारे डेटा सेट के अंदर डाटा बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं इन रोज़ को डिलीट भी कर दूंगा तो भी हमारे डेटा सेट पे कुछ इतना ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इनको डिलीट कर दूंगा। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होता है df.dropNA। ठीक है, ड्रॉप NA का मतलब कि जिन रोज़ के अंदर NA वैल्यूज़ हैं उन रोज़ को डिलीट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी परमानेंटली सेव करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू और इसको यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर दूँगा। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे df.isNull.sum लिखूँ, ठीक है, isNull.sum लिखूँ और इसको एग्जीक्यूट करूँ तो अब देखिए हमारे पास किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स कि अब हमारा जो डेटा सेट है उसके अंदर कहीं पे भी नल वैल्यूज़ नहीं है। अब हमारा डेटा सेट सारा कंप्लीट है। तो हमने क्या किया, हमने अपना जो डेटा सेट है उसमें से नल वैल्यूज़ को निकाल दिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स से अगर मैं जो मेरा DF है अगर हम इसमें रोज़ और कॉलम देखना चाहें कि कितने रोज़ और कितने कॉलम्स है तो हम df.shape फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं आएंगी, हाँ। तो यहाँ पे अभी देखिए हमारे डेटा फ्रेम के अंदर 4025 रोज़ हैं और 8 कॉलम्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें अपने डेटा सेट से आउटलायर्स निकालने हैं। आउटलायर्स का मतलब क्या होता है, आउटलायर्स का मतलब ऐसी वैल्यूज़ जो रियलिटी में फिजिबल नहीं होती। फिजिबल का मतलब लेट्स से अगर कोई कार है, अगर उस कार का प्राइस $10 है हमारे डेटा सेट के अंदर, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आउटलायर्स क्या होते हैं। तो लेट्स से अगर कोई कार है उसका जो प्राइस है वो $10 है, ठीक है, या फिर एक कार है लेट्स से उसका जो प्राइस है वो $50 है, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई कार है थोड़ी कंडीशन अच्छी है उसकी तो उसका जो प्राइस है वो $10 या $50 तो हो नहीं सकता, ये तो काफ़ी कम है। तो
ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं आउटलायर्स, ठीक है, जो कि डेटा हमारे डेटा सेट में होता तो है लेकिन वो फिजिबल नहीं होता। इसलिए हम ऐसे डेटा को हमें रिमूव करना पड़ता है अपने डेटा सेट से, ताकि हम जब अपने मॉडल को डेटा सेट के डेटा के साथ ट्रेन करें तो हमारा जो मॉडल है वो सही से प्रेडिक्शन कर पाए, ठीक है। अगर हम आउटलायर्स के साथ अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे तो हमारा जो मॉडल है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा और हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें डेटा सेट्स में से आउटलायर्स को रिमूव करना पड़ता है। अब आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। एक तो हम डेटा को विजुअलाइज करके उसको एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे डेटा सेट में वैल्यूज़ कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं, ठीक है। और एक हम डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके या फिर डेटा सेट में से डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके हम आउटलायर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम सबसे पहले डेटा को विजुअलाइज करेंगे। तो विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले लेट्स से हम क्या करेंगे, हम प्राइस जो हमारा कॉलम है उसको हम विजुअलाइज करेंगे कि जो कार्स के प्राइस है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा SNS बॉक्स प्लॉट, ठीक है। बॉक्स प्लॉट हमारा एक सीबॉर्न का प्लॉट होता है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स एक्सिस में यहाँ पे मैं अपने डेटा फ्रेम को डाल दूंगा विच इज़ DF, और यहाँ पे कॉलम के अंदर यहाँ पे मैं डाल दूंगा प्राइस, या फिर DF डॉट प्राइस लिखते हैं, ठीक है, DF डॉट प्राइस। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये हमारा जो चार्ट है या फिर जो ग्राफ है वो यहाँ पे बन चुका है बॉक्स प्लॉट, ठीक है। अब ये थोड़ा छोटा आ रहा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसके साइज़ को। तो इसके साइज़ को बड़ा करने के लिए हमारे पास एक मैटप्लॉटलिब का फंक्शन होता है PLT डॉट फिगर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा PLT डॉट फिगर, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा फिग साइज़, और यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर दूंगा, लेट्स से 15 और 10 पास कर दिए मैंने, ठीक है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे पास कर सकते हो, जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ चाहिए आपको चार्ट का, आप उतने ज़्यादा यहाँ पे नंबर्स पास कर सकते हो। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो इसने क्या किया, फिग साइज़, ओके, फिग साइज़ इक्वल टू आएगा यहाँ पे, माय बैड सॉरी। तो अब यहाँ पे ये देखो हमारा जो चार्ट है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब बॉक्स प्लॉट काम कैसे करता है मैं आपको समझा देता हूँ। बॉक्स प्लॉट काम कैसे करता है, लेट्स से ये आपको लाइंस दिख रही होंगी, ठीक है, ये आपको लाइंस दिख रही होंगी। तो ये यहाँ पे हमें जो बॉक्स प्लॉट है वो कैसे दिखाता है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है, जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है। अब जो ये बॉक्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये जो बॉक्स है इसकी जो ये वाली लाइन है, इसकी जो ये वाली लाइन है ये हमें बताती है 25 परसेंटाइल, ठीक है। ये हमें क्या बताती है, 25 परसेंटाइल। अब परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ परसेंटाइल, तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, परसेंटाइल मीनिंग, तो परसेंटाइल का मतलब होता है ईच ऑफ द 100 इक्वल ग्रुप्स इनटू विच अ पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल, each of 99 intermediate values of a random variable which divide frequency distribution into 100 such groups। अब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, लेट्स से आपने कोई एग्ज़ाम दिया, तो लेट्स से आपके मार्क्स आए 95 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, और लेट्स से उस एग्ज़ाम में 100 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, मतलब कि 100 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और उसमें से आपके जो मार्क्स है वो है 95 परसेंटाइल आपके मार्क्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस एग्ज़ाम में 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स आपसे कम हैं, ठीक है। तो आपके मार्क्स जितने ज़्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स आपसे कम होंगे।
तो यही यहाँ पे हमें ये बता रहा है जो ये चार्ट है, ठीक है। ये 25% है, जो ये इसकी मिडिल में जो लाइन है ये हो गई हमारी 50%, और इसकी जो ये बॉडी है, इसकी जो ये वाली लाइन है ये हो गई 75%, और ये जो हो गई ये हो गई 100%, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसके बाद में, इसके ऊपर में जो भी ये डेटा है, जो भी ये डेटा पॉइंट्स हैं, ये क्या है, ये आउटलायर्स हैं, इनको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार का प्राइस यहाँ पे कितना आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कार का प्राइस आ रहा है वो 3 लाख डॉलर यहाँ पे जो कार का प्राइस है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आउटलायर है। तो यहाँ पे बॉक्स प्लॉट का यूज़ करके हम आसानी से जो आउटलायर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको हम रिमूव कर सकते हैं। और इसमें हम यहाँ पे ये देखिए इस कार का प्राइस क्या आ रहा है, $0 आ रहा है। तो किसी कार का प्राइस $0 तो हो नहीं सकता, तो ये भी एक क्या है, आउटलायर है। तो यहाँ पे हम आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द बॉक्स प्लॉट। और इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज एक टॉपिक होता है, उसका यूज़ करके हम स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसका यूज़ करके हम आउटलायर्स को रिमूव करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं डेटा को फिल्टर करने के लिए। तो लेट्स से यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, इसकी डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं सिंपल गूगल पे जाके ही टॉपिक्स को सर्च करूँगा, साथ साथ में आपको समझाता रहूँगा कि ये टॉपिक कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा दोबारा से इंटर क्वार्टाइल रेंज, या फिर इंटर क्वार्टाइल ऐसे ही सर्च करते हैं। इसकी इमेज अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये है, लेट्स से ये है, ठीक है। तो ये जो इमेज है ये देखिए इसने क्या किया, हमारे पास लेट्स से ये पूरा डेटा सेट है, इसके अंदर हमने 4 क्वार्टर्स बना दिए, Q1 Q2 Q3, और यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे Q1 आ गया, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। तो ये हमारे पास 4 क्वार्टर्स आ गए। अब जो डेटा लेट्स से यहाँ पे 0% आ गया, यहाँ पे 25, यहाँ पे 50, यहाँ पे 75 और यहाँ पे 100। तो जो डेटा 25% से कम है, ठीक है, और जो डेटा 75% से ज़्यादा है, तो उसको हम बेसिकली आउटलायर्स कंसीडर करते हैं। तो हम कौन से डेटा के ऊपर काम करेंगे, जो डेटा 25% और 75% के बीच में होगा। ये देखिए ये है क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है। जो डेटा 25% और 75% के बीच में लाई करेगा, हम उसी डेटा को यूज़ करेंगे, बाकी डेटा को हम डिस्कार्ड कर देंगे। जो डेटा 25% से कम है हम उसको भी अपने डेटा सेट से निकाल देंगे, और जो डेटा 75% से ऊपर है उसको भी हम अपने डेटा सेट से निकाल देंगे। अब ये देखिए हम कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज को। तो Q3 है, ये हमारा Q3 है मतलब कि 75, और Q1 है हमारा 25%। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो भी Q3 की वैल्यू आएगी और जो भी Q1 की वैल्यू आएगी उसको हम जो है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास IQR मतलब कि इंटर क्वार्टाइल रेंज की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है, IQR इज इक्वल टू इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q3 इज इक्वल टू 3rd क्वार्टाइल और 75th परसेंटाइल। 75th परसेंटाइल है, ठीक है, परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल है। परसेंटाइल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। और Q1 का मतलब 1st क्वार्टाइल और 25th परसेंटाइल, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज को फाइंड करने का मेथड, स्टेप्स फॉर द एक्सक्लूसिव मेथड। तो यहाँ पे ये देखिए इन्होंने बताया हुआ है लोएस्ट वैल्यू, उसके बाद Q1 इज 25 परसेंटाइल, उसके बाद मीडियन मतलब कि 50 परसेंटाइल,
और उसके बाद Q3 75 परसेंटाइल, और उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू Q4 विच इज़ 100 परसेंटाइल। ठीक है, 100 परसेंटाइल का मतलब कि उससे ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यूज़ जो हैं उससे कम हैं। तो आई होप आपको इंटर क्वार्टाइल का मतलब पता चल गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसी का यूज़ करेंगे अपने आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं प्राइस में, अगर मैं इसकी डिटेल्स आपको दिखाऊं, df डॉट प्राइस, अगर मैं यहाँ पे डिस्क्राइब फंक्शन का यूज़ करूँ, df डॉट प्राइस डॉट डिस्क्राइब, तो सीरीज ऑब्जेक्ट ओके, तो आई थिंक मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस डालनी पड़ेंगी। प्राइस डॉट डिस्क्राइबर लिख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्क्राइब। तो ये देखिए इसने हमें सारी वैल्यूज़ दे दी। अब यहाँ पे मीन इसका क्या है, प्राइस का इतना है, स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है, जो मिनिमम प्राइस की वैल्यू है वो है 600। ठीक है, और 25 परसेंटाइल जो है वो है 6999, जो 50% है वो है 11500, जो 75% है वो है 21900। तो जो 75% प्राइस की वैल्यूज़ हैं वो तो 21900 से कम हैं, जो 75% वैल्यूज़ हैं हमारे प्राइस की। तो इसका मतलब कि जो इससे ऊपर की वैल्यूज़ हैं वो सारी आउटलायर्स हैं। जो 21900 से ऊपर की वैल्यूज़ हैं प्राइस की, वो सारी आउटलायर्स हैं, और जो 25 से कम है वो भी सारी आउटलायर्स हैं। तो हम इनको रिमूव करेंगे बाय यूजिंग द इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो उसके लिए सबसे पहले हमें Q1 और Q3 निकालना पड़ेगा। यहाँ से भी हम यहाँ से भी वैल्यूज़ को फैच कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें फार्मूला का यूज़ करके निकालना हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं Q1 की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करूँ, Q1 यहाँ पे प्राइस Q1 लिख देता हूँ मैं, ताकि अगर हम आगे चल के किसी और कॉलम के लिए भी यूज़ करें तो हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइस Q1, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा df डॉट प्राइस डॉट, और यहाँ पे क्वांटाइल नेम का एक फंक्शन होता है जिसका यूज़ करके हम परसेंटाइल की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 0.25 लिख दूँ तो यहाँ पे मेरे पास प्राइस कॉलम की 25 परसेंटाइल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ प्राइस Q1, और अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊँ तो ये देखिए ये वाली ही वैल्यू आ गई 25%। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई हमारी, ये देखिए सेम वैल्यू है। तो हम यहाँ से भी उठा सकते हैं और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटाइल की वैल्यू को। ऐसे ही यहाँ पे मैं 75% की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लूँगा, परसेंटाइल सॉरी। यहाँ पे Q3 है हमारा, df डॉट प्राइस डॉट क्वांटाइल, और यहाँ पे मैं 75 पास कर दूँगा। तो हमारा यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारी 75 परसेंटाइल। ठीक है जी, और हम अब क्या करेंगे, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइस अंडरस्कोर इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो रेंज के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम Q3 और Q1 को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइस Q3 माइनस प्राइस Q1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्राइस IQR की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी वैल्यू आई 4901। तो यहाँ पे हमारे पास IQR की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे जो हमारी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे लूँगा प्राइस, यहाँ पे लूँगा प्राइस अंडरस्कोर लोअर लिमिट, प्राइस अंडरस्कोर लोअर लिमिट, और इसके लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइस Q1, यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइस Q1 माइनस 1.5।
तो ये हमारा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। 1.5 जो है ये यहाँ पे कांस्टेंट ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा IQR, प्राइस IQR मतलब कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। तो ये हमारी लोअर लिमिट आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे मैं अपर लिमिट को कैलकुलेट कर लूँगा। इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइस अपर लिमिट, और यहाँ पे प्राइस लिख दूंगा मैं 1 की जगह पे Q3 और यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्राइस की लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो यहाँ पे हमारी कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब अगर मैं इनको प्रिंट करवा के देखूँ, लोअर लिमिट और प्राइस अपर लिमिट, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। मतलब कि ये हमारी लोअर लिमिट है, ये तो माइनस में ही है, ठीक है। मतलब कि प्राइस हमारा माइनस में तो जाएगा नहीं, तो जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू है प्राइस की वो ही रहेगी। अगर मैं मिनिमम वैल्यू को काउंट करूं, प्राइस की देखना चाहूँ कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ DF डॉट प्राइस डॉट मिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो 600 है, तो $600 आई थिंक हो सकता है किसी केस में, किसी कार का प्राइस $600 तो ठीक है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। और ये हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब हमें देखना है कि इस वैल्यू से ज़्यादा, अब हमें उस डेटा को या अपने डेटा सेट से रिमूव करना है जिसमें प्राइस की वैल्यू, किसी कार के प्राइस की वैल्यू $44,251 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस जो भी कार का प्राइस इस प्राइस से ज़्यादा होगा, हम क्या करेंगे, उस डेटा को या अपने डेटा सेट से रिमूव कर देंगे। तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे मैं एक न्यू डेटा फ्रेम बनाऊंगा। यहाँ पे मैं लिख दिया न्यू DF, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा DF, और यहाँ पे मैं लिखूंगा DF डॉट प्राइस। DF डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट, प्राइस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइस लोअर लिमिट एंड, अब यहाँ पे हमें एंड कंडीशन लगानी है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा DF डॉट प्राइस लेस देन अपर लिमिट, ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं, उस अपने डेटा सेट से उन रोज को सिलेक्ट कर रहे हैं जिन रोज में जो प्राइस है वो लोअर लिमिट से ग्रेटर है, मतलब कि इससे ग्रेटर, ठीक है, और प्राइस लेस देन अपर लिमिट। तो अपर लिमिट ये है, तो हम उन रोज को सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं जिनमें जो प्राइस है वो लोअर लिमिट से ग्रेटर है और अपर लिमिट से जो है वो कम है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ न्यू DF लेट्स से मैंने डॉट, अगर मैं शेप लिखूं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे DF डॉट शेप भी लिख देता हूँ और न्यू DF डॉट शेप भी, ताकि हमें पता चल जाए कि कितनी रोज का डिफरेंस आया हमारे न्यू डेटा फ्रेम के अंदर। तो आई थिंक इसने एक ही जो है वो प्रिंट करा है। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे इसको पेस्ट करूँ, ठीक है, इसको दोबारा से रन करूँगा तो हाँ, तो ये देखो ये हमारे न्यू डेटा सेट में अब जो रोज़ हैं वो 3670 हैं, और इसमें जो पुराने वाले में कितनी थी, 4025 थी। तो दैट मीन्स कि हमारी जो रोज़ हैं वो यहाँ पे फिल्टर हो चुकी हैं। अब हमारे पास जो इसमें डेटा है वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लीन है एज़ कम्पेयर टू इस वाले डेटा सेट से, ठीक है, क्योंकि हमने प्राइस के आउटलायर्स जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ऐसे ही बाकी के जो कॉलम्स हैं उनमें से भी जो आउटलायर्स हैं उनको हम डिटेक्ट करेंगे। तो लेट्स से सबसे पहले मैं ईयर में से अगर डिटेक्ट करूं हमारे आउटलायर्स को, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी को यहाँ से कॉपी कर लूँगा
सिंपल यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और लेट्स से यहाँ पे मैं लिख दूँगा ईयर। ठीक है, इसको रन करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे ये देखिए ईयर्स में भी हमारे पास जो 19 जो मोस्ट वैल्यूज़ हैं वो 1990 तक हैं। ठीक है, 1990 से जो भी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ये हमारा वो 1969 है जो मैंने आपको बताया था, और काफ़ी कम वैल्यूज़ हैं, ये देखिए काफ़ी कम वैल्यूज़ हैं जो 1990 से ऊपर हैं, तो इसलिए हमें इनको रिमूव करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अभी हमारा जो न्यू डेटा फ्रेम है यहाँ पे मुझे न्यू DF लिखना है, ना कि, क्योंकि हमारा जो फिल्टर डेटा फ्रेम है वो न्यू DF है। ठीक है, इसको कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, तो न्यू DF में भी हमारे पास स्टिल ये वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हमें इनको भी यहाँ पे रिमूव करना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ न्यू DF डॉट ईयर डॉट डिस्क्राइब, तो इसमें भी देखिए जो मिनिमम वैल्यू है वो 1969 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2016। तो 2016 में अगर मैं रोज़ काउंट करूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ DF और यहाँ पे मैं लिखूँ DF डॉट ईयर इक्वल टू 2016, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही हमारी। अगर मैं इसको ऐसे करके देखूँ DF डॉट ईयर डॉट मैक्स, तो 2016 वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे ये क्यों नहीं शो हो रही है? मैं DF कर रहा हूँ यहाँ पे भी मैं DF कर रहा हूँ, मुझे न्यू DF करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मुझे न्यू अंडरस्कोर DF लिखना था, न्यू DF डॉट ईयर, तो यहाँ पे इसमें कोई भी रो आ नहीं रही, बट यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू 2016 दिखा रहा है हमें, पता नहीं क्यों दिखा रहा है भाई हमें ये DF। इसको दोबारा से प्रिंट करवा के देखते हैं एक बारी। DF यहाँ पे मैं लिख दूँगा डॉट ईयर डॉट मैक्स, हाँ, तो यहाँ पे फिर से 2016 हमें दिखा रहा है, बट यहाँ पे ये कोई रो को रिटर्न नहीं कर रहा, डोंट नो वाई क्यों नहीं कर रहा। चलिए इसको छोड़ते हैं ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं, यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो आउटलायर्स हैं, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 25% से जो डेटा कम है, 25% जो डेटा है वो 2002 से कम है। ठीक है, 2002 हमारा लेट से यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो ये जो इधर की तरफ से जो डेटा है वो जो है वो 2002 से वो कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उन ईयर्स को हम हटा देंगे जिनकी वैल्यू जो है लेट से 2000 रखते हैं यहाँ पे मोटा मोटा। ठीक है, तो हम उन ईयर्स को यहाँ से हटा देंगे जिनकी वैल्यू जो है वो 2000 से कम है। 2000 से कम नहीं, यहाँ पे हम 1990 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, 1990 फिर भी थोड़ा ठीक रहेगा एज़ कम्पेयर टू 2000। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे 1990 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि जो ये वाली जो लाइन है विच इज़, ये वाली जो लाइन है ये हमारी नियर अबाउट 90 से थोड़ी आगे तक जा रही है, मतलब कि लेट से 1988 तक रख लो आप। तो हम क्या करेंगे, हम 1990 तक का जो डेटा है उसको कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ डेटा है वो 1990 से लेकर आगे 2016 तक है, जो मेजॉरिटी ऑफ डेटा है। तो हम यहाँ पे इसी डेटा को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट से DF1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू अंडरस्कोर DF
और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू अंडरस्कोर df डॉट ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू 1990। ठीक है, तो df1 में हमारा वो सारी रोज आ जाएंगी जिनमें जो ईयर है उसकी वैल्यू या तो 1990 के इक्वल है या फिर 1990 से ग्रेटर है। तो अगर मैं इसको रन करूं और यहाँ पे दोबारा से मैं यही प्लॉट यहाँ पे प्लॉट करूं, बॉक्स प्लॉट, ठीक है, और अब की बार यहाँ पे मैं df1 पास करूं तो इसने हमें भाई ने एरर दे दिया। क्या एरर दिया? न्यू df इज़ नॉट डिफाइंड। न्यू df नहीं है, df1 है। तो अब ये देखिए यहाँ से हमारे जो आउटलायर्स हैं वो यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये देखिए इससे आगे कोई भी डॉट नहीं है, तो दैट मीन्स कि इसमें आउटलायर्स नहीं है। अब हमारा जो ईयर्स वाला डेटा है ये भी काफ़ी हद तक जो है, ईयर्स वाला जो कॉलम है ये भी काफ़ी हद तक जो है वो क्लीन हो चुका है। अब ऐसे ही हम हमारे जो बाकी के कॉलम्स हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से लिखूँ df1 डॉट हेड, ठीक है, अब हमारे कौन कौन से कॉलम रह गए हैं? प्राइस वाला भी हमने कर दिया, प्राइस वाला भी हमने यहाँ पे क्लीन कर दिया है। ठीक है, ये था हमारा प्राइस वाला, तो प्राइस वाला भी हमने अपना क्लीन कर दिया जो कॉलम था। उसके बाद हमने जो ईयर वाला है, ईयर वाला कॉलम भी हमने अपना जो है वो क्लीन कर दिया। अब हमारा जो रह गया है वो है माइलेज और इंजन वी। ठीक है, माइलेज और इंजन वी हमारा जो कॉलम है वो रह गया है क्लीन करने के लिए। अब लेट्स से अगर मैं माइलेज को यहाँ पे लिखूँ df1 डॉट माइलेज डॉट डिस्क्राइब, तो इसमें आप देखो जो मैक्सिमम माइलेज है वो 800 है और जो मिनिमम है वो 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे माइलेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो गाड़ी कितने माइल्स चली हुई है, यहाँ पर ये हमारी जो है वो माइलेज है। ठीक है, तो अगर मैं इसका भी चार्ट बनाऊँ यहाँ पे बॉक्स प्लॉट, इसका भी अगर मैं यहाँ पे बॉक्स प्लॉट बनाऊँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा df1 डॉट माइलेज। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास ये देखिए आउटलायर्स हैं। तो माइलेज में हम क्या करेंगे? माइलेज में हम 400 तक इसको कंसीडर करेंगे, 400, क्योंकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ डेटा है वो हमारा 400 से कम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 400 जो हमारी माइलेज है वो हम 400 तक इसको कंसीडर करेंगे। जो भी कार्स की माइलेज जो 400 से कम है, 400 माइल से कम है, हम उसको ही अपने डेटा सेट के अंदर रखेंगे। बाकी के जो वैल्यूज़ हैं वो हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइलेज 410 तक रखूँगा। उसके लिए यहाँ फिर से मैं दोबारा से इसी को कॉपी करूँगा, जहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई थी ईयर वाली, कहाँ पे लगाई थी मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी यहाँ, ये वाली। ठीक है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैं एक न्यू डेटा सेट बना लूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा df2 और यहाँ पे मैं लिख दूँगा df, इसको यहाँ से हटा दूँगा, df1, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, df1 और यहाँ पे मैं लिख दूँगा df1 और यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 400। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है मुझे माइलेज। तो df2 आ गया हमारा, तो यहाँ पे हमारा df2 आ गया। और अगर मैं df2 को अब यहाँ पे प्लॉट करूँ, ठीक है, df2 को अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ तो यहाँ पे ये देखिए अभी इसमें से जो आउटलायर्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं और हमारा जो ग्राफ है वो काफ़ी क्लीन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो माइलेज वाला भी हमारा हो गया। माइलेज वाले में से भी हमने जो आउटलायर्स हैं वो रिमूव कर दिए हैं। अब हमें इंजन वी को
इंजन वी के जो आउटलेट्स हैं उनको रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसको कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लूँगा इंजन वी, मतलब कि इंजन वर्जन, इंजन वी। और यहाँ पे इसको, तो इसमें देखिए इसमें भी काफ़ी सारे आउटलायर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मेजॉरिटी ऑफ डेटा है, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ, df2 ही है ना हमारा डेटा सेट, df2 डॉट इंजन वी डॉट डिस्क्राइब। तो यहाँ पे ये देखिए मीन कितना है इसका 2.69, स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड 5 है, मिनिमम 0.6 है, 25% जो डेटा है वो 1.8 से कम है, ठीक है। और जो 75% जो डेटा है वो 2.8 से कम है, 2.8 से कम। और मैक्सिमम देखो ये कहाँ तक जा रहा है, 99.99 तक जा रहा है मैक्सिमम, लेकिन जो 75% डेटा है वो 2.8 से भी कम है। तो दैट मीन्स कि इससे ज़्यादा जो भी वैल्यूज़ हैं वो क्या है, हमारी आउटलायर्स हैं। जो 2.8 से ज़्यादा की वैल्यूज़ हैं वो आउटलायर्स हैं। तो मैं इसको भी यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा df3, उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा df3 इज इक्वल टू df2, और यहाँ पे मैं लिखूँगा df2 डॉट इंजन वी लेस देन इक्वल टू 2.8, ठीक है जी, 2.8। और df3 को अब यहाँ पे हम प्लॉट करके देखते हैं, df3 को अब हम यहाँ पे प्लॉट करके देखते हैं कि ये कितना क्लीन हो चुका है। तो ये देखिए ये ऑलमोस्ट कब जो है वो हो चुका है। हम यहाँ पे इसको इन वर्जन को भी यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि हम 1 से कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो इंजन वर्जन पुराने हैं ये जैसे 1 से भी कम हैं, तो ये काफ़ी पुराने वर्जन होंगे। तो हम इनको भी यहाँ पे रिमूव कर देंगे, इनको भी रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे मैं एक न्यू डेटा सेट बना देता हूँ df4 करके, ठीक है, df4। और यहाँ पे मैं लिखूँगा df3 डॉट इंजन वर्जन, यहाँ पे मैं लूँगा ग्रेटर देन 1.0। ये वही वाले रखो जो 1.0 से ग्रेटर हैं। और df4 को अब हम दोबारा से प्लॉट करके देखते हैं कि ये रिमूव हुए हैं या नहीं, ठीक है। हो गए होंगे वैसे तो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ df4, तो ये देखिए अब हमारे जो पॉइंट्स हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और बाकी के रिमूव हो चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ df4 डॉट हेड, तो यहाँ पे अब हमारा जो प्राइस वाला है वो भी हमने क्लीन कर लिया था, माइलेज वाला भी क्लीन कर लिया, इंजन वी वाला भी क्लीन कर लिया, और ईयर्स वाला भी जो कॉलम है वो हमने क्लीन कर लिए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे df मैंने लिख दिया, df नहीं df4 लिखना है, हाँ df4 लिखना है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ लेट्स से df4 डॉट इन्फो या फिर df4 डॉट शेप, तो इतनी रोज बची हैं हमारे डेटा सेट में 2675। तो गाइस हमारा जो डेटा सेट है वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लीन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं, जैसे BMW ब्रांड है, टोयोटा है, ऑडी है, रेनॉल्ट है, ठीक है, बॉडी है, सीडान, क्रॉसओवर, वेगन, अदर्स, और जो ये हमारे इंजन टाइप है पेट्रोल, डीजल, गैस, और जो रजिस्ट्रेशन है येस नो। तो ये जो हमारे टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं इनको अब हमें कॉलम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनके हम जो भी इनमें वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ df4 डॉट ब्रांड डॉट यूनिक, आई थिंक यू मुझे यहाँ पे स्मॉल डालनी पड़ेगी, तो यूनिक डॉट सम अगर मैं यहाँ पे करूँ
तो यहाँ पे पैरेंथेसिस डालनी थी मुझे यूनिक के बाद। तो ये जो हमारे ब्रांड्स की जो ये वैल्यूज़ हैं हमारे ब्रांड्स के कॉलम में, ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो हम कैसे हमें पता चलेगा कि ये कार कौन से ब्रांड की है? तो हम क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे। मतलब कि एक कॉलम BMW का होगा, एक टोयोटा का होगा, एक ऑडी का होगा। तो जो भी कार, लेट्स से कोई कार BMW की है तो BMW के कॉलम में उस कार के कॉरस्पॉन्डिंग 1 होगा, और अगर वो BMW की नहीं है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 होगा। तो अगर जहाँ जहाँ पे वैल्यू 1 होगी ब्रांड की, लेट्स से BMW के कॉलम में जहाँ जहाँ पे वैल्यू 1 होगी उसका मतलब कि वो कार BMW ब्रांड की है। ठीक है, ऐसे ही टोयोटा होगा तो टोयोटा के कॉलम में जहाँ जहाँ पे 1 वैल्यू होगी दैट मीन्स कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कार है वो टोयोटा की है। ऐसे ऐसे करके हम बाकी के सभी कॉलम्स को भी, जैसे बॉडी है, बॉडी के सभी कॉलम्स को, सभी वैल्यूज़ को भी हम कॉलम में डिवाइड कर देंगे। तो लेट्स से सेडान में जहाँ पे 1 वैल्यू होगी इसका मतलब कि वो कार की बॉडी जो है वो सेडान की है। ठीक है, ऐसे इंजन टाइप भी कर देंगे। जहाँ पे पेट्रोल वाले कॉलम में वैल्यू 1 होगी इसका मतलब कि वो कार में पेट्रोल डलता है। ठीक है, ऐसे ही डीजल वाले कॉलम में जहाँ पे 1 वैल्यू होगी दैट मीन्स कि उस कार में डीजल पड़ता है। और ऐसे ही रजिस्ट्रेशन में भी हम करेंगे। तो यहाँ पे यस वाले कॉलम में जहाँ पे 1 होगा दैट मीन्स कि वो कार रजिस्टर है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में वैल्यू 9 होगी, 9 वाले कॉलम में वैल्यू 1 होगी दैट मीन्स कि वो कार रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक गेट डमीज नेम का फंक्शन होता है पांडास के अंदर, उसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा df5 और यहाँ पे मैं लिखूँगा pd.getDummies। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा pg लिख दिया मैंने, सॉरी, pd.getDummies। तो getDummies नाम का हमारे पास फंक्शन होता है, इसके अंदर हम अपना डेटा सेट पास करते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा में लिख दूंगा df4 और कौन कौन से कॉलम्स के हम डमीज कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं, और कौन कौन से कॉलम्स के हम डमीज कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं वो हम कॉलम्स यहाँ पे लिस्ट में पास कर देंगे। तो कौन कौन से कॉलम्स करना चाहते हैं, एक तो ब्रांड का करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा जो कॉलम है वो है बॉडी, बॉडी का हम करना चाहते हैं। और अगला जो नेक्स्ट हमारा कॉलम है वो है हमारा इंजन टाइप। सॉरी, अगला निकल गया मेरे मुंह से, थोड़ी पंजाबी निकल जाती है, चलिए कोई बात नहीं, सह लेना थोड़ा आप भाई, इतना तो सह ही सकते हो, इतना कुछ कर रहा हूँ मैं आपके लिए। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, इतनी मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, आप आते हो चैनल पे वीडियोस को देखते हो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। 90% से ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के वो ऐसे हैं जो चैनल पे आते हैं, चैनल को विज़िट करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, अपनी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, वीडियोस से सीखते हैं, लेकिन वो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपको नए नए टॉपिक सिखाता रहूं। मैं भी स्टिल लर्निंग प्रोसेस में हूं, मैं भी सीख रहा हूं। जैसे ही मैं सीखता हूं किसी चीज़ को मैं ट्राई करता हूं कि उसकी मैं वीडियो बना पाऊं ताकि आप तक मैं जो भी मैं सीख रहा हूं वो मैं आप तक भी पहुंचा सकूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, आपका भाई काफ़ी मेहनत करता है। तो चलिए बैक टू आवर टॉपिक। तो हमने यहाँ पे वो वाले कॉलम्स पास कर दिए हैं जिनके हम डमी कॉलम्स बनाना चाहते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। ये क्या किया इसने, हमें एरर दे दिया। एरर क्या दिया, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे मुझे कॉलम्स इक्वल टू लगाना था, माय बैड। तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ df.head df5 तो ये देखिए इसमें कितने कॉलम्स आ गए। ठीक है, अगर मैं सभी कॉलम्स को देखना चाहूँ तो यहाँ पे लिखूँगा df5.columns। तो यहाँ पे ये देखिए ये सारे कॉलम्स आ गए, प्राइस, माइलेज, इंजन वी, ईयर। ये देखिए ब्रांड के, ब्रांड ऑडी, ब्रांड BMW, ब्रांड मर्सिडीज, ब्रांड मित्सुबिशी। ठीक है, क्या है इसका नाम ठीक है, जो भी है, ठीक है, सॉरी यार मुझसे गलत प्रोनाउंस हो गया, आप पढ़ लेना। ठीक है,
आ गया ब्रांड रेनॉल्ट। तो जो भी ब्रांड कॉलम में वैल्यूज़ थी उन सभी वैल्यूज़ के एक डिफरेंट कॉलम बन गया, ठीक है। ऐसे ही बॉडी में बॉडी क्रॉसओवर, बॉडी हैच, बॉडी अदर, बॉडी सीडान, तो बॉडी में जितनी वैल्यूज़ थी बॉडी कॉलम में उन सभी के डिफरेंट जो हैं वो कॉलम्स बन चुके हैं। तो यहाँ पे ये देखिए लेट्स से ब्रांड टोयोटा, तो दैट मीन्स कि ये जो गाड़ी है ये टोयोटा ब्रांड की है, ठीक है, ये BMW ब्रांड की है। और लेट्स से यहाँ पे अगर बॉडी वैगन में यहाँ पे 1 है तो दैट मीन्स कि इस कार की जो बॉडी है वो वैगन है, ठीक है। ऐसे इंजन टाइप डीजल, तो यहाँ पे 1 है दैट मीन्स कि इस गाड़ी में डीजल पड़ता है। यहाँ पे गैस है तो दैट मीन्स कि ये गैस पे है, मतलब कि सिलेंडर पे है। ऐसे ही हमारी ये पेट्रोल वाली होगी, ये अदर वाली हो गई, ठीक है। तो ऐसे हमारे डमी वेरिएबल जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं हमारे डेटा फ्रेम के अंदर। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना जो ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा है उसको बनाना अब हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो हम टेस्ट डेटा क्रिएट करेंगे, एक ट्रेन डेटा क्रिएट करेंगे। तो टेस्ट डेटा में हम वो वाले कॉलम्स रखेंगे जिनके बेस पे जो हम प्राइस को प्रेडिक्ट करेंगे। दैट मीन्स एक्स में मैं वो वाले कॉलम्स रखूँगा जो कि इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब कि जिनके बेस पे हम प्राइस को प्रेडिक्ट करेंगे या फिर जिनके बेस पे जो प्राइस है वो डिपेंड है, ठीक है। तो प्राइस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो बाकी के कॉलम्स हैं लेट्स से ब्रांड है, उसके बाद जो कार की बॉडी है, जो कार की माइलेज है, ठीक है। ब्रांड, बॉडी, माइलेज, इन सभी के बेसिस पे ही तो हम जो प्राइस है उसको प्रेडिक्ट करेंगे, या फिर इन सभी के बेसिस पे जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा माइलेज होगी कार की या फिर जितनी ज़्यादा कार चली होगी उसका उतना जो प्राइस है वो कम होगा, क्योंकि कार की जो डिस्टेंस कार ने जितना ज़्यादा कवर किया होगा उतनी ही उसकी जो वैल्यू है प्राइस की वो कम होगी, क्योंकि वो कार ज़्यादा चल चुकी है। तो जितनी कार ज़्यादा चली होगी उसका उतना प्राइस कम होगा, जितनी कार कम चली होगी उसका उतना प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्राइस क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो माइलेज है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही जो ब्रांड है वो भी इंडिपेंडेंट है। जो कार का लेट्स से जो इंजन टाइप है, ठीक है, वो भी इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट क्या है, वो प्राइस है। तो प्राइस को छोड़ के जितने बाकी सारे कॉलम्स हैं उनको हम एक्स वेरिएबल में रखेंगे, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट हमारे जो फीचर्स हैं वो हैं एक्स के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूँगा df5 डॉट, और यहाँ पे लिखूँगा ड्रॉप हमें इसमें क्या करना है, प्राइस, क्योंकि हम प्राइस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए हम उसको एक्स में नहीं रखेंगे, एक्स में हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्राइस हमारा कॉलम है तो यहाँ पे इसलिए एक्स इज इक्वल टू 1 लिखूँगा मैं। और वाई में हम क्या रखेंगे, वाई में हमारा प्राइस होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा df डॉट प्राइस, ठीक है, वो हमारा कहाँ पे होगा, वाई में। तो यहाँ पे हमने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो उनको अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एक्स डॉट हेड, अगर एक्स डॉट हेड लिखूँ तो यहाँ पे ये देखिए इसमें कहीं पे भी प्राइस नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स डॉट कॉलम्स, तो ये देखिए एक्स डॉट कॉलम्स में कहीं पे भी प्राइस कॉलम नहीं है, ठीक है। और यहीं अगर मैं वाई लिखूँ, वाई डॉट हेड, तो वाई में हमारे पास ये देखिए यहाँ पे प्राइस आ चुका है। तो ये सारे क्या है, ये प्राइस हैं, और ये क्या है, ये बाकी के कॉलम्स हैं बट इनमें प्राइस नहीं है। तो यहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हम हमारा ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा जो है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन होता है scikit-learn में, जिसके थ्रू हम ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा को प्रिपेयर करते हैं। तो हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा
फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, ठीक है, ये खुद कंप्लीट कर देगा मॉडल सिलेक्शन। यहाँ पे हम इंपोर्ट यहाँ पे करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है, तो ये हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने इंपोर्ट कर लिया मॉडल सिलेक्शन से। तो अब हम इसका यूज़ करके ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा को यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स ट्रेन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स टेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वाई ट्रेन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वाई टेस्ट, ठीक है। अब ये एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट क्या है? देखो, एक्स ट्रेन में हम वो वाला डेटा रखेंगे जिसके थ्रू हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। एक्स में क्या है? एक्स में वो सारे वेरिएबल्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, मतलब कि जिनमें इसमें एक्स वाले डेटा फ्रेम में प्राइस नहीं है। और वाई ट्रेन में क्या है? वाई ट्रेन में वाई डेटा सेट में क्या है? प्राइस है। तो हम अपने डेटा सेट में से कुछ वैल्यूज़ को, अगर मेरे डेटा फ्रेम में 100 एंट्रीज हैं, तो उनमें से जो 80 एंट्रीज होंगी, 80 एंट्रीज को मैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ करूँगा। और उन 80 एंट्रीज के बेसिस पे जो बाकी की 20 एंट्रीज होंगी, उन 20 एंट्रीज का जो रिजल्ट है वो हमारा मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले हम अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर दूँगा एक्स को और वाई को, ठीक है। एक्स और वाई में से वैल्यू को हमारा जो मॉडल है, ये जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो फंक्शन है, ये इनमें से ही वैल्यू को ट्रेनिंग और टेस्टिंग वेरिएबल्स में डिवाइड कर देगा। और यहाँ पे हमें इसको बताना पड़ेगा कि हम कितना साइज जो है वो टेस्टिंग के लिए रखना चाहते हैं और कितना ट्रेनिंग के लिए रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेस्ट साइज, ठीक है, टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2 का मतलब है कि 20%, कि जो भी हमारा डेटा सेट में एक्स और वाई में, ठीक है, जितना भी डेटा है उनमें से जो 20% डेटा है उसको हमें टेस्ट डेटा के लिए रखना है, और जो बाकी का 80% डेटा है वो ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग डेटा में हमारा जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे मैं लिखूँगा रैंडम स्टेट 15 रख देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, रैंडम स्टेट आपकी इच्छा है, जितनी मर्जी आप रख सकते हो। अगर आप सर्च करना चाहो कि व्हाट इज रैंडम स्टेट इन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, random state as the name suggests is used for initializing the internal random number generator which will decide the splitting of data into train and test indices. In your case, setting random state a fixed value will guarantee that same sequence of random numbers are generated each time you run the code. तो that means कि अगर मैं 50 टाइम इस कोड को रन करूँगा तो सेम सेट ऑफ सीक्वेंस हमारा जनरेट होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करता तो जितनी बार भी मैं इस कोड को रन करूँगा, हर बार हमारा जो डेटा है वो चेंज होता रहेगा। तो इसलिए हम रैंडम स्टेट यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पास करते हैं, ताकि हम जितनी बार भी इस कोड को रन करें हमारा जो कोड है वो चेंज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स ट्रेन को डिस्प्ले करवाऊँ, ठीक है, एक्स ट्रेन डॉट लेट्स से शेप, एक्स ट्रेन डॉट शेप, यार शेप में मैं बार बार पैरेंथेसिस पता नहीं क्यों लगा देता हूँ। तो एक्स ट्रेन डॉट शेप में इतनी रोज हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं वाई ट्रेन को देखूँ या फिर एक्स टेस्ट को देखूँ, एक्स टेस्ट डॉट शेप, तो इसमें हमारे पास वैल्यू है 527। तो टोटल हमारे डेटा सेट में कितनी रोज थी? DF5, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ DF5 डॉट शेप,
फिर पैरेंथेसिस लगा दी, ठीक है। तो DF5 नहीं, DF5, हाँ यहाँ पे DF5 मुझे लिखना है। तो यहाँ पे टोटल है 2635। तो अगर आप इसको प्लस करोगे, ठीक है, अगर आप इसको प्लस करोगे, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ 2108 उसके बाद प्लस 527, तो यहाँ पे ये देखिए ये इतनी रोज बन गई हमारी। तो दैट मीन्स कि जो हमारा टोटल डेटा सेट था DF5, उसमें से इसने 80% डेटा को ट्रेनिंग के लिए उठा लिया और बाकी 20% डेटा को टेस्टिंग के लिए उठा लिया। मतलब कि जब हम अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे तो हम इस डेटा का यूज़ करके टेस्ट करेंगे। इस डेटा का यूज़ करके हमने अपने मॉडल को ट्रेन करवा दिया, ठीक है। अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो हम इस डेटा का यूज़ करके अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे, मतलब कि इस डेटा का यूज़ करके मॉडल से प्रेडिक्शंस करवाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ऐसे ही अगर मैं वाई टेस्ट भी करूं, यहाँ पे मैं करूं वाई टेस्ट डॉट शेप, फिर से पैरेंथेसिस लगा दी, ठीक है। तो टेस्ट में इतनी वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे लिखूंगा वाई ट्रेन डॉट शेप, तो यहाँ पे इसमें 2108 हैं, ठीक है, जितनी इसमें थी। तो कॉलम इसमें नहीं है क्योंकि वाई में हमने सिर्फ एक प्राइस कॉलम ही डाला था, इसलिए इसने हमें ये नहीं इसलिए इसने हमें यहाँ पे कॉलम शो नहीं किया, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा है वो प्रिपेयर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम अपने मॉडल को रेडी करेंगे, मतलब कि मॉडल को हम ट्रेन करेंगे। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लीनियर रिग्रेशन, हमारे पास मॉडल होता है, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। हम 2-3 मॉडल्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो मॉडल हमें बेस्ट रिजल्ट देगा हम उसी को फाइनल मॉडल जो है वो हम फाइनल करेंगे कि हम इस मॉडल का जो स्कोर है वो बेस्ट है, तो हम उसको ही यूज़ करेंगे प्रिडिक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल और यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा मॉडल इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखूँगा मैं लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा जो मॉडल का ऑब्जेक्ट है वो बन चुका है। अब मैं इस मॉडल को ट्रेन करवाऊँगा। तो ट्रेन करवाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडल डॉट फिट, ठीक है। ये फिट फंक्शन होता है, ये क्या करता है, हमारे मॉडल को ट्रेन करता है, मॉडल डॉट फिट। और इसमें हम अब ट्रेन करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ट्रेन डेटा को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं लूँगा x_train और y_train, ठीक है। x में क्या है, वो सारे वेरिएबल्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, और y में क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ प्राइस। तो हम ट्रेनिंग डेटा का यूज़ करके अपने मॉडल को ट्रेन करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मॉडल यहाँ पे ट्रेन हो चुका है। अब हम अगर इसका स्कोर चेक करना चाहें कि हमारा मॉडल जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो स्कोर चेक करने के लिए हम टेस्ट अपने डेटा का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर मैं स्कोर चेक करने के लिए ट्रेन डेटा का यूज़ करूँगा तो ये डेटा तो हम पहले ही अपने मॉडल को दे चुके हैं, ठीक है। अगर हम दोबारा से उसी डेटा का यूज़ करके मॉडल को बोलेंगे कि आप प्रेडिक्शन करो, तो इस डेटा को तो मॉडल पहले ही देख चुका है। इसके एक एग्जांपल ऐसे है कि लेट्स से अगर हम किसी स्टूडेंट से एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो हम स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम लेने से पहले ही उन्हें सारे क्वेश्चन बता दें कि आप ये क्वेश्चन पढ़ लो, आपको इन्हीं क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, तो वो तो ऑलमोस्ट 100 ऑफ 100 ही स्कोर करेंगे अगर मैं मैथ्स के एग्ज़ाम की बात करूं, ठीक है। तो इसलिए हम सारा डेटा अपने मॉडल को नहीं दे रहे, इसलिए हमने पहले से ही ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा में डिवाइड कर लिया था डेटा को। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ डेटा मॉडल को दे रहे हैं ताकि हमारा जो मॉडल है इस डेटा से स्टडी कर ले, ठीक है। उसके बाद हम जो हमारा टेस्ट डेटा होगा उससे हम क्वेश्चन पुट करेंगे अपने मॉडल को, और हम देखेंगे कि हमारे मॉडल का क्या स्कोर है और वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, मॉडल का स्कोर चेक करेंगे। तो मॉडल का स्कोर चेक करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा मॉडल डॉट स्कोर, और यहाँ पे मैं पास करूँगा x टेस्ट
और वाई टेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे हमारे मॉडल का जो स्कोर आ रहा है वो 71.00 आ रहा है, यानी 71%, 71% अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है, तो ये हमारा जो मॉडल है वो है लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो इसका स्कोर है 71। तो ये इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, एवरेज स्कोर है। ठीक है, बिलो एवरेज ही आप समझ लो, इसका इतना जो स्कोर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना नेक्स्ट मॉडल ट्राई करेंगे, जो कि हमारा मॉडल होगा डिसीजन ट्री रिग्रेसर। ठीक है, डिसीजन ट्री रिग्रेसर का हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं दोबारा से यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम sklearn डॉट ट्री, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट डिसीजन रिग्रेसर। ठीक है, अगर मैं टैब प्रेस करूँगा यहाँ पे तो ये स्पेलिंग ही गलत लिखी है मैंने। ठीक है, डिसीजन ट्री रिग्रेसर। तो इसका हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है हमारे भाई का। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा, लेट से DTR, और मैं इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा। सॉरी, और इसमें भी मैं रैंडम स्टेट जो है वो 15 ही पास कर देता हूँ। ठीक है, और इसको अब हम ट्रेन करेंगे। तो ट्रेन करने के लिए सेम ही मेथड है हमारा। यहाँ पे हमें DTR डॉट फिट कहाँ पे गया, DTR डॉट फिट, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारा मॉडल जो है वो फिट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा DTR डॉट स्कोर, और इसमें मैं पास कर दूँगा X टेस्ट, और यहाँ पे Y पास कर दूँगा Y टेस्ट। तो इसका स्कोर देखते हैं कि इसका स्कोर ये जो है वो उससे थोड़ा अच्छा है लीनियर रिग्रेशन से। ठीक है, इसका स्कोर हमारा आ गया 75%। और एक मॉडल हम और यूज़ करेंगे, उसका नेम है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। उसका भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसको भी देख लेते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा sklearn डॉट ensemble फ्रॉम sklearn डॉट ensemble ठीक है, और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। ठीक है, इसका हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से रैन अंडरस्कोर फॉर। ठीक है, और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। तो ये हमारा जो है वो मॉडल का ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रैंडम स्टेट्स यहाँ पे भी दे देता हूँ 15। ठीक है, रैंडम स्टेट को आप अपने नीड के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा, अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रेन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रैन अंडरस्कोर फॉर डॉट फिट। ठीक है, और यहाँ पे हम कौन सा डेटा पास करेंगे, X अंडरस्कोर टेस्ट, सॉरी ट्रेन डेटा ट्रेन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम ट्रेन डेटा यूज़ करेंगे Y अंडरस्कोर ट्रेन। ठीक है, अब हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे ट्रेन हो चुका है। अब हम उसका स्कोर टेस्ट करेंगे। तो रैन अंडरस्कोर फॉर डॉट स्कोर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे X अंडरस्कोर टेस्ट और Y अंडरस्कोर टेस्ट।
तो इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो स्कोर आया वो आया 85%, विच इज़ प्रिटी गुड। ये काफ़ी अच्छा स्कोर है 85%। दैट मीन्स कि हमारा जो मॉडल है वो 85% एक्यूरेट है। तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है हमारा। तो हम इसी का यूज़ करेंगे, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर मॉडल का ही हम यूज़ करेंगे। ये काफ़ी अच्छा स्कोर है हमारा, जो मॉडल है वो 85% एक्यूरेट है, विच इज़ प्रिटी गुड। तो अब हम यहाँ पे प्रिडिक्शन करेंगे। लेट्स से अगर मैं पहले आपको डेटा दिखाऊं, यहाँ पे एक्स टेस्ट में अगर मैं डेटा दिखाऊं आपको, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट डॉट हेड, तो यहाँ पे ये देखिए ये है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूं वाई टेस्ट, वाई अंडरस्कोर टेस्ट डॉट हेड, टेस्ट नहीं सॉरी, यहाँ पे ट्रेन लिखना है मुझे, नहीं टेस्ट ही लिखना है, ठीक है टेस्ट ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए जो 3263, ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस है जो हमने निकाला था, ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस है जो हमने निकाला था, मतलब कि ओरिजिनल डेटा सेट से। तो ये जो कार है 3263 इंडेक्स के ऊपर, इसका जो प्राइस है वो है 18200। ऐसे ही जो 3910 इंडेक्स पे है उसका जो प्राइस है वो है 24900, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने जो प्रिडिक्ट किया है वो कैसा है, वो हमारा जो मॉडल रिजल्ट देता है वो इसके कितना एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिडिक्टेड प्राइस, प्रिडिक्टेड प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा हमारे मॉडल का नेम विच इज रैन फॉर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पे इसमें मैं पास कर दूंगा एक्स टेस्ट डेटा, ठीक है, इसमें हम पास कर देंगे एक्स टेस्ट डेटा। तो क्योंकि हम प्रिडिक्शन कहाँ से करेंगे, टेस्ट डेटा से हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट डेटा से हम अपने मॉडल को प्रिडिक्ट चेक करेंगे कि ये टेस्ट डेटा का जो प्रिडिक्टेड प्राइस देगा वो इसके कितना एक्यूरेट है वाई टेस्ट के, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं, सबसे मैं क्या करता हूं, इन 5 वैल्यूज़ को यहाँ पे करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं, ये क्या करता है जो हमारा प्रेडिक्ट फंक्शन होता है, ये क्या करता है एक नंपाई एरे को रिटर्न करता है, तो ये सारे एरे को ही रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये इतना बड़ा, ये देखिए इसने एरे रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट 5 वैल्यू को ही प्रिंट करवाना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं फर्स्ट 5 वैल्यूज़ को ही प्रिंट करवाऊँगा। तो यहाँ पे इसने देखिए क्या किया, जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, वो है 18200, इसने हमें बताया 129, इसने हमें अप्रॉक्सीमेट 13000 बताया, यहाँ पे है 18200, ये यहाँ पे इसने इतना एक्यूरेट नहीं बताया। जो ये वैल्यू है ये है 24900, यहाँ पे इसने बताया 19300, ठीक है। और उसके बाद जो वैल्यू है वो है 7500, यहाँ पे इसने बताया 7496, ये इसने अप्रॉक्सीमेट इसके बिल्कुल करीब बताया, थोड़ा सा ही फ़र्क है बस, यहाँ पे 7500 है, यहाँ पे है 7496, सिर्फ 4 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे इसने बताया 10500, यहाँ पे इसने बताया 10520, तो यहाँ पे भी काफ़ी एक्यूरेट बताया है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट नहीं बताया, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो मिल रही हैं हमारे एक्चुअल डेटा के साथ। आई थिंक ये शफल कर रहा है।
अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ इसको तो ये 10 वैल्यूज़ देगा हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट्स से जो ये वैल्यू है ये है 25,500, यहाँ पे इसने बताया 25,632, तो ये भी काफ़ी करीब है। ये 11,800 है, यहाँ पे इसने 12,000 बताया, ठीक है। यहाँ पे 8,400 है, यहाँ पे 8,338 बताया। तो काफ़ी हद तक हमारी जो वैल्यूज़ है वो एक्चुअल वैल्यूज़ के काफ़ी करीब हैं। तो यहाँ पे ये जो स्कोर है, तो इसका मतलब कि हमारा जो मॉडल है वो 85% एक्यूरेट है, और 85% एक्यूरेट प्रेडिक्शन हमारा जो मॉडल है वो कर रहा है। तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। जो ये मॉडल्स हैं ये इनबिल्ट सारे इनबिल्ट मॉडल्स हैं, और ये लीनियर या फिर कंटिन्यू वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए ये जो है वो साइकिल लर्न के मॉडल्स हैं, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेसर, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। अगर आप इन मॉडल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो सिंपल गूगल पे जाओ, इनको सर्च करो, आपको साइकिल लर्न की वेबसाइट से इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, तो यहाँ पे साइकिल लर्न की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप इसको सारे को स्टडी कर सकते हो और देख सकते हो कि ये जो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर है वो कैसे काम करता है, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये बने बनाए मॉडल्स हैं, आपको सिंपल थोड़ी आपको क्या करना है, इनकी जो वर्किंग है, ठीक है, उसको समझ लेना है। डॉक्यूमेंटेशन में जाकर आपको सिंपल क्या करना है, मॉडल को इंपोर्ट करना है, डेटा को ट्रेन करना है, मॉडल को ट्रेन करना है, और फिर आप मॉडल का यूज़ करके अपने टेस्ट डेटा से मॉडल के ऊपर प्रेडिक्शंस कर सकते हो। तो ये मैंने एक जो है एक तरीके से क्रैश कोर्स ही वीडियो बनाई है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि मशीन लर्निंग में हम कैसे जो हैं, ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है बेसिकली। जो अभी आज के वीडियो में मैंने जो भी करा है ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है। सुपरवाइज्ड में क्या होता है कि हमारे पास पहले से ही जो डेटा होता है वो अवेलेबल होता है, हम उसी डेटा का यूज़ करके जो फ्यूचर की जो प्रेडिक्शंस हैं उनको हम करते हैं बेस्ड ऑन आवर पास्ट डेटा, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और प्लीज़ गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ को बनाने में, और मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं जो भी सीखता हूँ मैं आप तक उसको शेयर कर पाऊँ ताकि आप भी कुछ सीख पाओ। मैं भी स्टिल लर्निंग प्रोसेस में हूँ, मुझे भी अभी काफ़ी कुछ सीखना है, लेकिन मैं सीखता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। एंड आई नीड योर सपोर्ट, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ में मिलती रहें, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ नई बनाता रहूं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।